नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, लास्ट जो हमारी कक्षा थी वो कक्षा 10 गणित विषय में चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण के में थी। उस कक्षा के अंदर हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की। ठीक है, उसमें हमने सीखा था कि भाई चर क्या होता है, अचर क्या होता है, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसका व्यापक रूप क्या होता है और अचर पदों के माध्यम से हम किस प्रकार ये ज्ञात कर सकते हैं कि समीकरण के हलों की प्रकृति कैसी होगी, उनके मूलों की प्रकृति कैसी होगी। हमने सीखा था कि बिना हल निकाले भी हम समीकरण के मूलों की प्रकृति बता सकते हैं, जिसके लिए हमने अचर पदों का उपयोग किया था। तीन चीजें हमने निकाली थी। पहली निकाली थी हमने a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इस स्थिति में समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। समीकरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं और समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। इस प्रकार की बातें हम कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वह कक्षा अभी तक नहीं देखी है, आप उस कक्षा को भी जरूर देखें, क्योंकि वहीं से ही सारी बेसिक जानकारी निकल कर आती है। आज की कक्षा में हम उस कक्षा से आगे जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न आता है। तो देखो प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, देखो, ठीक, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। किससे? ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखो, आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ नहीं है। पहली बात तो आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना, फिर उसका ग्राफीय मेथड से क्या करना है, हल ज्ञात करना है। इस एक्सरसाइज में जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर हम तीन प्रकार से समीकरणों का हल करेंगे। उसमें पहला प्रकार है ग्राफिकल मेथड, दूसरा आएगा आपके प्रतिस्थापन विधि और तीसरा आएगा कौन सी, ट्रांसफर मेथड। हम प्रत्येक के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम केवल ग्राफिकल मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। अगर आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ा, प्रश्न अच्छे से समझ में आया तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर आप प्रश्न को हल ही नहीं कर पाएंगे। तो देखो, प्रश्न पढ़ते हैं हम। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थियों की बात हो रही है, 10वीं के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखो, लड़के और लड़कियां भाग ले रही है, टोटल कितने भाग ले रहे हैं, 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। फिर कहता है ये कि लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, लड़कों से ज्यादा है। कितनी, 4 ज्यादा है ऐसा। फिर देखो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको अलग अलग ज्ञात करनी है। देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। आपको पता होगा, अगर आप लास्ट कक्षा में पढ़े होंगे तो रैखिक समीकरण युग्म के अंदर दो समीकरणें मिलेंगे। कितनी, दो समीकरणें मिल तो होती हैं, तो हम यहाँ पर भी दो समीकरणें बनाएंगे। पहली बात देखो, मैं कैसे शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम कुछ मान लें, लड़कों की संख्या को और लड़कियों की संख्या को कुछ मानेंगे, तभी तो समीकरणें बनेंगी। तो देखो मैं मानता हूं, माना माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है, एक्स है। ठीक है, ये पहला चर हो गया अपना। दूसरे चर के लिए क्या करेंगे, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर क्या है, वाई है साहब। ठीक है, लड़कियों की संख्या हमने एक्स मान ली, लड़कों की संख्या हमने वाई मान ली। अब वापस प्रश्न की ओर आते हैं हम। देखो प्रश्न क्या कहता है कि कुल 10 विद्यार्थी हैं, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। फिर क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है लड़कों से, कितनी, 4। देखो क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार
क्या करने वाले हैं कि भाई प्रश्नानुसार x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। ये समीकरण एक हो गई हमारी। कैसे कि सर लड़के और लड़कियों का योग करें तो कुल विद्यार्थी आने चाहिए और कुल विद्यार्थी कितने हैं 10 हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो क्या बात करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बात समझ में आई? बात समझ में आई आपके? x क्या है लड़कियों की संख्या, y क्या है लड़कों की संख्या और प्रश्न में दिया हुआ है कि इनका अंतर कितना है 4 है, तो हमने लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो समीकरणें हमें प्राप्त हो गई। संयुक्त रूप से इन्हें रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब हमें क्या करना है, इन समीकरणों का हल ज्ञात करना है और वो भी कैसे? ग्राफिकल मेथड, क्या ग्राफीय विधि से हमें ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक समीकरण लेंगे कोई सभी, उसके लिए दो बिंदु प्राप्त करेंगे। कितने बिंदु? दो बिंदु प्राप्त करेंगे। सामान्य जानकारी के लिए मैं बताऊं आपको, तो आपने 8वीं 9वीं में पहले पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। कितनी रेखाएं गुजर सकती है? अभी तो ये कक्षा 6 में ही आ जाता है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? अनंत रेखाएं गुजर सकती है। तो सर एक रेखा के लिए क्या करें फिर कि अगर हम दो बिंदु ले लें, कितने बिंदु ले लें? दो बिंदु ले लें और इन दोनों बिंदुओं से केवल और केवल कितनी रेखा गुजर सकती है? एक ही रेखा गुजर सकती है। यानी एक रेखा को बनाने के लिए हमें कम से कम कितने बिंदु चाहिए? दो बिंदु चाहिए। तो यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो क्या करेंगे, हम कोई भी एक रेखा लेंगे, कोई भी एक रेखा लेंगे और उसके लिए दो बिंदु प्राप्त करेंगे। फिर उन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे और एक रेखा प्राप्त करेंगे। ठीक उसी तरह दूसरे समीकरण के लिए भी हम दो बिंदु प्राप्त करेंगे, फिर एक रेखा बनाएंगे ग्राफ पर और वो दोनों रेखाएं जो बनेगी वो जिस बिंदु पर काटेगी या स्पर्श करेगी वही बिंदु क्या होगा? इन दोनों रेखाओं का हल होगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम। तो देखो समीकरण या इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 1 के लिए देखो, इक्वेशन 1 के लिए करेंगे तो इक्वेशन 1 है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो मैं यहां से अगर x बराबर 0 रखता हूं, क्या रखता हूं? x बराबर 0। देखो एक टेबल बना लेंगे ऐसी, ये x के मान हो गए, ये y के मान हो गए और यहाँ पर हम दो बिंदु प्राप्त करने वाले हैं। देखो अगर मैं x बराबर 0 रखता हूं, यहाँ पर x बराबर 0 रखूंगा तो ये वाला मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आप चाहो तो एक एक मान रख के हल कर सकते हैं, अलग से जो कॉपी के पीछे रफ कार्य दिया होता है वहां भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी आसान समीकरण है कि आपको हल करने की आवश्यकता है ही नहीं, ऑटोमेटिकली देखने पर ही आ रहा है। हम x बराबर यहाँ 0 रखते हैं, कितना रखेंगे? x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान कितना आ गया साहब? 10 आ गया। बिल्कुल इजी है ना? तो पहला बिंदु आपका प्राप्त हो गया 0,10। अब देखो अगर मैं y बराबर 0 रखता हूं, इसका मान 0 हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? बिल्कुल आंखों से ही दिख रहा है, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी जब मैं y का मान 0 लेता हूं तो x का मान कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। और इस तरह हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए 0,10 और 10,0। सर 10,0 क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि हमेशा बिंदु के लिए x निर्देशांक को आगे लिखा जाता है और y निर्देशांक को पीछे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिखेंगे? समीकरण एक से दो बिंदु, एक का नाम a मान लेता हूं, कितना हो गया? 0,10 व b क्या हो गया बताओ? x का मान कितना है? 10,0 प्राप्त होते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे? ये तो समीकरण 1 का काम हो गया। अब क्या करने वाले हैं हम? समीकरण 2 के लिए मान प्राप्त करेंगे। तो देखो क्या करेंगे? इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से क्या करेंगे हम? इक्वेशन 2 क्या थी भाई? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये समीकरण 2 थी। इसको थोड़ा सा और हल करें तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 प्लस वाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? y को मैंने उधर ट्रांसफर किया, माइनस का था, उधर जाके क्या हो गया? प्लस का हो गया।
वापस से हम एक टेबल बनाएंगे, क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और x और y के लिए दो बिंदु प्राप्त करेंगे। देखो ये हो गया x वाली लाइन, ये हो गई y वाली लाइन। देखो मैं यहां से अगर y बराबर 0 रखता हूं, कितना, y बराबर 0 रखता हूं तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। बिल्कुल इजी है, ये हो गया y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। इसी समीकरण से देखो इसको, अगर मैं x बराबर 0 रख देता हूं, देखो x बराबर, एक हल करके देख लेते हैं। x बराबर 0 पर क्या होगा, x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा भाई, ये राशि हो गई 0 और y प्लस 4 हो गया और y का मान कितना हो गया, माइनस के 4 हो गया। आई बात समझ में, जब x बराबर मैंने 0 लिया तो y का मान कितना आ गया, माइनस के 4 आ गया। ये हो गया x बराबर 0 तो y का मान कितना आ गया, माइनस के 4 आ गया। फिर से हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए, 4,0 और 0,-4। तो क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु निर्देशांक या बिंदु जो भी आप लिखना चाहें। अब देखो कौन कौन से, ए और बी तो हम एक के लिए मान चुके हैं, तो इसको क्या मान लेंगे, एक को तो सी मान लेंगे। सी क्या है, 4,0 और डी क्या है, 0,-4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो समीकरण 1 और 2 से जो बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं उनको ग्राफ पेपर पर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदु कौन कौन से, ए बी सी और कौन सा, डी को क्या करेंगे, को ग्राफ पर अंकित करने पर ये आपका कैलकुलेशन वाला भाग क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद आपको ग्राफ पे काम करना है। देखो ग्राफ आपको परीक्षा के अंदर मिलेगा, इस तरह का ग्राफ होता है ना। इसके लिए मैं पहले आपको सामान्य जानकारी बता दूं, ये जो छोटे छोटे डिब्बों में जो बटा हुआ होता है, इस डिब्बे की लंबाई और चौड़ाई समान होती है और कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर होती है। इधर से हम इसको दो भाग में विभाजित कर लेते हैं। तो खड़ी वाली लाइन है, जो खड़ी वाली लाइन है ना, इसको बोलते हैं y एक्सिस। क्या बोलते हैं, y एक्सिस। जो नीचे का भाग है इसको y डैश एक्सिस बोलते हैं। जो ये क्षैतिज रेखा में है आड़ी वाली लाइन, इसको x एक्सिस बोलते हैं। और जो ये इसका नेगेटिव भाग है इसको x डैश एक्सिस बोलते हैं। देखो इधर का जो भाग है, ये x वाला भाग है, ये धनात्मक भाग है। ये वाला भाग जो y का है, ये कौन सा है, ये भी धनात्मक भाग है। लेकिन y का जो नीचे वाला भाग है, ये कौन सा है, ऋणात्मक भाग को प्रदर्शित करता है। x का जो ये वाला भाग है, ये x की ऋणात्मक मानों को प्रदर्शित करता है। क्या करने वाले हम, सबसे पहले हम यहाँ बिंदु अंकित करने वाले हैं। तो समीकरण 1 के लिए देखें तो देखो यहाँ पर हम पैमाना अगर मानना चाहें तो मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक डिब्बा है वो एक संख्या को प्रदर्शित करता है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। फिर अगला जो 10 आ रहा है वो अगले 5 के बाद आ रहा है, यानी यहाँ पैमाना हमने क्या माना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1। बिंदु कैसे अंकित करते हैं उस पर बात करते हैं। देखो आपका पहला बिंदु क्या है, समीकरण 1 के लिए पहला बिंदु हो गया आपका 0,10। क्या हो गया, 0,10। और दूसरा बिंदु हो गया क्या, 10,0। देखो इसको कैसे हल करेंगे, पहला बिंदु क्या है, 0,10, यहाँ लिख लेता हूं मैं, है ना। ये हो गया 0,10 और दूसरा बिंदु हो गया आपका 10,0। इसको कैसे हल करेंगे, ये जो बिंदु है इसको लगाने के लिए जो आगे का मान है ये x को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, x को दर्शाता है। और x बराबर 0 कहां होता है, y एक्स पर होता है। पूरे के पूरे y एक्स पर क्या होता है, x का मान 0 होता है। पूरे के पूरे x अक्ष पर किसका मान 0 होता है, किसका होता है बताओ, इस पर y का मान 0 होता है। देखना समझने की कोशिश करो, जो x अक्ष है इस पर तो y का मान 0, जो y एक्स है इस पर किसका मान 0, x का मान 0। तो यानी x का मान 0 है तो इस पर कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, फिर देखो y का मान कितना है, 10। y का मान 10 है और वो भी कौन सा है, प्लस वाला। तो हम ऊपर की ओर चलेंगे, ये हो गया y बराबर 10। ये हो गया आपका पहला बिंदु। फिर देखो दूसरा बिंदु क्या है, x का मान प्लस में 10, ये रहा। ठीक है, y का मान कितना है, 0।
तो y का मान इसी पे तो शून्य होता है, तो ये हो गया आपका दूसरा वाला बिंदु। अब क्या करेंगे साहब, दो बिंदु मिल गए आप, अब दो बिंदुओं के लिए हम एक रेखा खींचेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे भाई, रेखा खींचेंगे। देखो कैसे खींचेंगे रेखा, ये लो, यहां से मैं एक रेखा ड्रॉ करता हूं जो दोनों बिंदुओं से गुजरती है। कहां से गुजरती है, दोनों बिंदुओं से गुजरती है। ठीक है, देखो ये जो रेखा है ये 0,10 से भी गुजरती है और 10,0 से भी गुजरती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जो समीकरण 2 के लिए हमने दो बिंदु निकाले उनको भी हम ग्राफ पे लगाएंगे और एक रेखा को खींचेंगे। देखो उसके लिए कौन से बिंदु थे, उसके लिए थे 0,4,0 और 0,-4। यहीं पे लिख लेते हैं 4,0 और 0,-4, यही है 4,0 4,0 और 0,-4। वापस से क्या करें, हम बिंदु लगाएंगे। तो देखो किस प्रकार से बिंदु लगाएंगे हम। पहला बिंदु है 4,0, तो 4 x वाला मान है, तो x पर क्या देखेंगे हम, 4 देखेंगे, तो ये रहा। ठीक है, 5 के एक अंक पहले क्या आता है, 4 आता है। 4,0 y का मान 0 यही होता है, तो ये हो गया आपका पहला बिंदु हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 0,-4, 0,-4। तो देखो x का मान 0 ये रहा और y का मान -4 ये रहा। ये आपका क्या हो गया, दूसरा बिंदु हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या करने वाले हैं हम, एक रेखा ड्रॉ करेंगे। और वो कैसी रेखा होगी, देखो रेखा ड्रॉ करते हैं हम। ये पहली रेखा, और मैं यहां से इसको एक रेखा को ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा देता हूं। ध्यान रहे रेखा ऐसी हो जो हमने बिंदु अंकित किए उनसे गुजरनी चाहिए। देखो ये 4,0 से भी गुजरती हैं और 0,-4 से भी गुजरती हैं। अब ये दोनों रेखाएं हमने ड्रॉ कर दी। अब ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, देखो वो बिंदु कौन सा है भाई, ये इस वाले बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है। काट रही कि नहीं काट रही। अब हम क्या करेंगे, उत्तर कैसे निकालेंगे। उत्तर तो हमें पता लग गया कि यही वाला बिंदु है, लेकिन निकालेंगे कैसे। इस बिंदु से हम एक्स अक्ष की ओर देखते हैं, तो देखो 1 2 2 डिब्बों के बाद ये यहां पर मिलता हुआ नजर आता है। तो 5 के बाद 6 और 7, इसका जो एक्स निर्देशांक है वो कितना आ गया, 7 है। वाई निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इसी बिंदु से वाई की तरफ देखेंगे। तो देखो इसी बिंदु से हम वाई की तरफ देखते हैं, तो यहां पर हम पहुंचते हैं और ये कौन सा है, 1 2 और 3। क्या आ गया भाई, 3 आ गया। यानी 7,3 आपको क्या प्राप्त हो गया भाई, इन दोनों रेखाओं का हल प्राप्त हो गया। अब हमारा उत्तर कैसे आएगा, तो देखो हम लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, उपर्युक्त उपयुक्त ग्राफ से समीकरण 1 व 2 का हल। कितना आया बताओ, कितना आया, 7,3। कितना आया, 7,3 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 7,3 प्राप्त होता है। ये तो हमने समीकरणों का हल निकाला, लेकिन प्रश्न के अंदर हमसे पूछा क्या है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या पूछी है। अब देखो वापस से हम कहां चलते हैं, शुरुआत की ओर। हमने क्या माना था, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है, x है। कितनी है, x है। और वो कौन सा आंसर होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जो हल हमने प्राप्त किया और जिसका x निर्देशांक है वही क्या है, लड़कियों की संख्या। और यहाँ पर x निर्देशांक कितना है बताओ, 7 है। इसका मतलब प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या कितनी थी, 7 थी। फिर हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर क्या थी, y। क्या थी बताओ, y थी। और यहाँ पर y का मान क्या होगा, जो हल बिंदु हमें प्राप्त हुआ है उसका y निर्देशांक, और y निर्देशांक कितना है बताओ, 3। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर लड़कों की संख्या भी अलग से प्राप्त कर ली और लड़कियों की संख्या भी अलग से प्राप्त कर ली। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्मों का हल किस तरह निकालते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका
प्रश्न संख्या 1 का दूसरा ही प्रश्न है ना। देखो प्रश्न क्या कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य कितना है 50, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य कितना है 46 रुपए। कितना है 46 रुपए है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे हम। सबसे पहले मान लेते हैं, हम क्या मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो गया, सॉरी कितना हो गया x हो गया। कितना हो गया x रुपए हो गया। फिर क्या करेंगे हम, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना हो गया y रुपए हो गया। क्या हो गया y रुपए हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x। एक कलम का मूल्य कितना y रुपए, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, यानी 5x प्लस 7y टोटल कितना हो जाएगा 50। एक नहीं है बात समझ में। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। बात समझ में आई कैसे। देखो एक पेंसिल का मूल्य कितना x रुपए है, ठीक है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 5x। क्लियर है। एक कलम का मूल्य कितना है y रुपए, तो बताओ 7 कलम का मूल्य कितना हो गया 7y हो गया। ठीक है, इन दोनों का योग देखो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है 50, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। इस तरह से समीकरण 1 हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखो फिर क्या कहता है, मैं समीकरण लिख देता हूं। 5 सॉरी कितना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है, जबकि ये कहता है कि 7 पेंसिल, कितनी 7 पेंसिल, ये हो गया 7x प्लस और 5 कलम 5y इज इक्वल टू कितना है 46। समीकरण नंबर 2 कैसे, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, एक कलम का मूल्य कितना है y है, तो फिर बताओ 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, बताओ 5y हो जाएगा। और इन दोनों का योग इस बार कितना है 46 है, तो 7x प्लस 5y बराबर कितना होना चाहिए 46 होना चाहिए। ठीक है, ये हमने दो रैखिक समीकरण प्राप्त कर ली, और यानी कि संयुक्त रूप से हमने रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त कर लिए। अब क्या करें सर, इसके हल प्राप्त करेंगे कैसे, ग्राफीय विधि से। वापस से दोबारा वही करने वाले हैं क्या, समीकरण 1 के लिए 2 बिंदु प्राप्त करेंगे, समीकरण 2 के भी लिए 2 बिंदु प्राप्त करेंगे, ग्राफ पर उनको अंकित करेंगे, दोनों रेखाएं खींचने वाले हैं, और दोनों रेखाओं से जो कटान बिंदु प्राप्त होगा वही क्या है इस रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। तो चलो बढ़े नेक्स्ट। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो बताओ समीकरण 1 क्या थी, बताओ देख लो क्या थी समीकरण 1, 5x प्लस 7y। क्या है 5x प्लस 7y, लिखेंगे हम देखो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना है बताओ 50 है। कितना है 50 है। नेक्स्ट बढ़े, देखो इसको थोड़ा सा हल करते हैं कैसे। मैं क्या करूंगा 5x को इधर ही रखता हूं और 50y माइनस 7y कर देता हूं, फिर x बराबर क्या कर देता हूं 50 माइनस 7y बटे 5 हो जाएगा। इतना तो आप सीख ही गए होंगे। इस तरह से मैंने इस समीकरण को क्या कर लिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। क्या कर लिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, और मेरे पास प्राप्त हो गया x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बटे 5। अब क्या करने वाले हम, वही जो पिछले सवाल में किया था हमने, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, x और y के मान निकालेंगे और 2 बिंदु प्राप्त करने वाले हैं। तो देखो इस समीकरण को देखकर आपको पता लग रहा होगा, यदि मैं y का मान यहाँ पर 0 रख दूं, देखो y का मान 0 रखता हूं तो ये वाली राशि क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी शून्य हो जाएगी। बचेगा क्या 50 बटे 5, यानी x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखो हल कर देता हूं मैं, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर जैसे ही 0 रखता हूं तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 और 7 गुणा 0 यानी 0 बटे 5, यानी x का मान कितना आ गया भाई 10 आ गया।
ठीक है, तो देखो y का मान जैसे मैंने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्या करूं मैं, बताओ y का मान इस बार कितना रखूं, क्योंकि अभी तो हमने कितना बिंदु प्राप्त किए, एक ही बिंदु प्राप्त किया है। तो देखो क्या रखें हम, चलो रख के देखते हैं। आप अपने हिसाब से कोई सा भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रखेंगे बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आपका उत्तर 100% आएगा ही आएगा। मुझे यहाँ दिख रहा है अगर मैं y का मान 10 रखता हूं तो ये हो जाएगा 70, होगा कि नहीं होगा, और 70 में से 50 घटेंगे तो माइनस के 20 बचेंगे, और उसमें 5 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। कोशिश ये करें कि जो x और y के मान प्राप्त हो वो बटे में ना प्राप्त हो, पूर्णांक संख्या में प्राप्त हो, नहीं तो आपको ग्राफ पर बिंदु लगाने में दिक्कत आएगी। तो देखो मैं यहाँ पर y बराबर 10 लेता हूं, कितना लेता हूं, y बराबर 10 रखने पर क्या होगा, x का मान देखो ये हो जाएगा 50 माइनस, यहाँ y का मान 10 होगा तो 7 गुणे 10 मतलब कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, बटे 5 बराबर ये हो गया माइनस के 20 बटे 5, ये हो गया माइनस के 4। यानी y का मान जैसे मैंने 10 रखा और x का मान कितना प्राप्त हो गया, हमें माइनस के 4 प्राप्त हो गए। ये तो बात हो गई समीकरण 1 की। अब किसके लिए बात करेंगे हम, समीकरण 2। तो देखो समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y, क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो हम समीकरण 2 ले लेते हैं। देखो देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 5y बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे आप, वापस से x और y के मान क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, वापस से मान रखेंगे, क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो देखो किस तरह के मान हम यहाँ पर रखें, हमें ये ध्यान रखना है कि y का मान जो भी रखें उससे x का मान पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। अगर पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है तो फिर आपको ग्राफ पर दिक्कत आएगी। तो देखो आप रखने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ कि ऐसा क्या रखें कि इसका मान आ जाए। तो देखो y का मान जो भी रखें आप, तो यहाँ पर ऊपर जो बचेगा उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। अगर 7 का भाग नहीं जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा और बटे की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखो मैं कोशिश करूं यहाँ पर y का मान क्या रखूं, बताओ y का मान देखो, अगर y का मान मान लो 1 रख देता हूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5, और 41 में से 5 घटे, सॉरी 46 में से 5 घटेंगे तो 41, और 41 में 7 का भाग नहीं जाता, 2 रख लो, 5 दूआ 10, कितने बचेंगे 36 में 7 का भाग नहीं जाता, 3 रख लो, 5 तिया 15, कितने 5 तिया 15, 15 घटाओगे तब भी इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा, 5 रखो, इसमें कितने रखो 5 पंजे 25, और कितने बच जाएंगे 20, और एक 21 बचेंगे, और 21 में 7 का भाग जाता है, बिल्कुल सही। y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर क्या होगा, देखो x का मान क्या हो जाएगा 46 माइनस 5 गुणे 5 हो जाएगा, और बटे कितना आ गया ये 7। देखो 46 में से 20 घटेंगे तो कितने बचेंगे 21 बचेंगे, कितने बचेंगे 21 बटे 7 हो जाएगा, और इसका मान कितना आ गया भाई 3 आ गया। जब y का मान 5 रखते हैं टेबल बना लेंगे, ये देखो ये हो गया x और ये हो गया y। जब आपने y का मान 5 रखा तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो अब y का मान क्या रखें, तो इस बार देखो आप दिमाग में सोचो, हम यहाँ पर देखो मैं मेरे हिसाब से मुझे -2 रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हम जितना बड़ा मान अगर यहाँ निकाल देंगे, अगर मान लो इसका मान 30 31 32 ऐसे बड़ा आ जाता है तो फिर उसको भी ग्राफ पेपर पर लगाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ग्राफ आपका उतना बड़ा नहीं होता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि x का मान भी छोटा हो और y का मान भी क्या हो, छोटा हो। तो देखो मैं यहाँ पर y बराबर -2 रखता हूँ। -2 रखने पर अगर मैं y का मान -2 रखता हूं, कितना रखा मैंने -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 46 माइनस, अब माइनस के 2 रखूंगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, कितना कर देगा, प्लस कर देगा, और ये हो गया 7,
और 46 और 10 कितने होते हैं 56, और 56 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो जब y का मान -2 रखता हूं तो x का मान कितना जाता है 8 आ जाता है। कितना आ जाता है 8 आ जाता है। अब देखो क्या लिखूं मैं, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, इक्वेशन 1 से प्राप्त बिंदु ए और बी लिख लेंगे। फिर क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 2 से प्राप्त बिंदु, प्राप्त बिंदु इसको ए और बी मान लिया तो उसको क्या मान लेंगे सी और डी मान लेंगे। देखो समीकरण 2 से कौन कौन से हैं बताओ, 3,5 और 8,-2, ये हो गया 3,5 और ये हो गया 8,-2। फिर देखो समीकरण 1 से क्या है 10,0, 10,0 और -4,10, क्या हो गया बताओ 10,0 और -4,10। एक बार टैली कर लो आप, -4,10, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया कि उपयुक्त चारों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे और उसके बाद रेखाएं खींचेंगे और उन रेखाओं का जो कटान बिंदु होगा वही हमारे प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो क्या लिखूंगा मैं, उपर्युक्त उपर्युक्त बिंदुओं को बिंदुओं को ग्राफ पर अंकित करने पर, देखो कैसे करेंगे इस तरीके से, ये वापस से आपका ग्राफ आ गया, चारों बिंदु लगाएंगे हम। देखो पहला बिंदु क्या है आपका 10,0, क्या है 10,0, यानी x पर हो गया 10 और y हो गया 0, ये हो गया आपका 10,0, ये वाला बिंदु हो गया, ठीक है। अगला बिंदु क्या है -4,10, -4, x पर -4 देखेंगे तो ये रहा, ठीक है। और y पर कितना देखेंगे बताओ, -4,10 है तो -4,10, y पर कितना देखेंगे 10, ये रहा 10, यानी ये बिंदु आपका यहाँ पे प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे रेखा खींचेंगे, इस पर हम क्या कर देंगे भाई रेखा खींचेंगे। तो देखो यहीं से खींच देता हूं मैं, बिल्कुल सटीक रेखा खींचेंगे, थोड़ी लंबी भी ले सकते हैं ताकि अगर दूसरी रेखा इधर उधर आए तो फिर ये दोनों आराम से कटती हुई हमें नजदीक दिखाई दे, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली रेखा, ठीक है। इसका हम दूसरी रेखा देख लेते हैं, है ना। दूसरी रेखा के लिए क्या करेंगे, पहले दूसरे बिंदु लगाएंगे। तो देखो दूसरे बिंदु क्या है आपके पास 3,5, कितना है 3,5, देखो x पर 3 देखो ये रहा और y पर 5 देखो ये रहा, x पर 3 और y पर 5 ये रहा 3,5 नजर, ये तो इसी बिंदु इसी रेखा पर आ गया, यहीं से उत्तर प्राप्त हो गया आपको, है ना। फिर भी हम रेखा को खींचेंगे, एक तो हो गया 3,5 और एक कितना है 8,-2, देखो 8 कहां पर है ये रहा 8 और -2 कहां पर है y के लिए -2 ये रहा, ठीक है। यहां से हम एक रेखा खींचेंगे इन दोनों बिंदुओं पर। तो देखो रेखा खींचते हम, कौन सी रेखा खींचे भाई, ये रही, यहां से खींचेंगे, ठीक है। ये रेखा बिंदुओं के अगर हम चाहें तो इनके बिंदु भी अंकित कर सकते हैं भाई, करना भी चाहिए। ये हो गया आपका 10,0, क्या है 10,0, ये क्या था x पर देखो, x पर कितना है -4, और y पर कितना है 10, ये तो पहली समीकरण से प्राप्त बिंदु हो गए। ये कौन सा है 3, x पर 3 और y पर कितना है 5, और ये कितना है x पर कितना है बताओ 8 और y पर कितना है -2 है। अब इन दोनों रेखाओं, ये जो चार बिंदु खींचे लगाए हमने, इनसे हमें दो रेखाएं प्राप्त हो गई। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वही बिंदु क्या है हमारा आंसर है। और ये किस बिंदु पर मिलती हैं 3,5 पर मिलती है, किस पर मिलती है 3,5 पर मिलती है। देखो यहां पर क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 व 2 से प्राप्त हल क्या है
3,5, यानी कि हम क्या कहेंगे x बराबर 3 और y बराबर कितना हो गया 5 प्राप्त हो गया। अब देखो हमने प्रारंभ में क्या माना था, प्रारंभ में x किसको माना था, देखो प्रारंभ में जहां से हमने सवाल करना प्रारंभ किया था तो हमने x का जो मूल्य है वो पेंसिल का मूल्य माना था। क्या माना था, पेंसिल का मूल्य। और प्रश्न में आपसे क्या पूछा, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य पूछा, और एक पेंसिल का मूल्य कितना है x और एक कलम का मूल्य कितना है y है, तो यही हम वहां पर लिख देंगे। देखो चलते हैं वापस से एंड में, तो देखो x बराबर क्या है, देखो एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या था x, और x का मान कितना आया 3 रुपए आ गया। फिर क्या करेंगे, एक कलम का मूल्य बराबर क्या माना था y, और y का मान कितना आया 5 आ गया, 5 रुपए, और ये आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद है आप सबको ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखना है और आपको पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त होंगे। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा बताएं, उनको वीडियो भेजें ताकि वे भी इस कक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। आगे हम अगली कक्षा लेकर आएंगे जिसमें इससे आगे के सवाल करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, धन्यवाद।